अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अब्सा कोमल। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि औरमाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की हलाकत के वाक़े में दहशतगर्द ग्रुप बलोच रिपब्लिकन आर्मी मुलविस है, जिसके तरबियती और लॉजिस्टिक कैंप ईरानी सरहद के अंदर वाक़ हैं। वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तान में दहशतगर्दी ईरान में मौजूद दहशतगर्दों की जानिब से की जाती है। वजीर आज़म इमरान खान इस वक्त दौरा ईरान पर हैं और इस मौके पर ईरानी सदर हसन रूहानी के साथ उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इमरान खान का कहना था कि ईरान में होने वाली दहशतगर्दी में पाकिस्तानी सरजमीन पर मौजूद गिरोह मुलविस हैं। हम पाकिस्तानी सरजमीन को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि हम ये भी चाहते हैं कि ईरानी सरजमीन से भी पाकिस्तान में कोई नुकसान न हो। वजीर आज़म इमरान खान की इस बयान के तनाजुर में रिपोर्ट कार्ड में आज का पहला सवाल इस तरह से है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी ईरान में मौजूद दहशतगर्दों की जाती है। वजारत खारजा ईरान में होने वाली दहशतगर्दी में पाकिस्तानी सरजमीन पर मौजूद गिरोह मुलविस हैं। इमरान खान, क्या वजीर आज़म को ईरान के दौरे में ये बात कहनी चाहिए थी, हाँ या नहीं? अपने पैनल से जानेंगे। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। सलीम साफ़ी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में। सबसे पहले हसन निसार साहब की तरफ जाएंगे। हसन साहब, आपके ख्याल में इमरान खान साहब के इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? नॉन स्टेट एक्टर्स का जिक्र करना या उनकी मौजूदगी का एतराफ़ करना तो शजर ममनुआ तो नहीं है। आपने स्टेटमेंट के बाकी हिस्से पे भी गौर फरमाया होगा। उधर उसने उसको बैलेंस कर दिया है कि हम चाहते हैं कि आपके साथ कुछ हो और हमारी ख्वाहिश है कि आपकी तरफ से हमारे साथ भी कुछ ना हो। सादी सी बात है, मैं इतना परेशान होने की क्या जरूरत। बिल्कुल ठीक है। हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं। आप समझते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है इस तरह का बयान देने में। मज़हर अब्बास साहब, बहुत से वाक़यात जिस पर ईरान की तरफ से ऐसा कहा जाता था कि ये सरहद के इस पार से कार्रवाई में मदद मिल रही है, आपके ख्याल में उसका जब ऑफिशियल लेवल पर पाकिस्तान हमेशा डिनाई करता आया है, तो इमरान खान साहब का इस मौके पर इस बयान, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये ज़ाहिर है उनके मुज़ाकरात के बाद हुई है, जिसमें उन्होंने एक इंटेलिजेंस शेयरिंग की भी बात की है और दोनों को ये रियलाइजेशन है कि ये जो बॉर्डर है ये बड़ा ट्रिकी बॉर्डर है और इसमें बहुत सी ऐसी एक्टिविटी साल से होती आई हैं। कोई आज की बात नहीं है। इसमें बहुत से लोग यहाँ से जाते रहे हैं, बहुत से लोग वहाँ से आते रहे हैं। इसमें ख़ास तौर पर ईरानियन बलोच जो हैं उसके हवाले से ये चीज़ें बड़ी रही हैं कि जो पाकिस्तान में भी बलोच बड़ी तादाद में रहते हैं, उनका भी बाज़ का ओरिजिन जो है वो ईरानियन बॉर्डर से मिलता है, बलूचिस्तान और ईरान बॉर्डर से मिलता हुआ है। तो ये बड़ा मुश्किल होता है पिक करना कि एग्जैक्टली कौन लोग इन्वॉल्व हैं। लेकिन ज़ाहिर है अगर प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे ये बात की जा रही है तो अब या तो उनके पास इतनी सॉलिड एविडेंस हैं कि जिसकी बुनियाद पे उन्होंने सदर रूहानी के साथ बैठकर ये बात की है कि इस तरह का है, और मेरा ख्याल है कि ईरान की तरफ से भी ये कंसर्न मौजूद है, क्योंकि डायरेक्टली वो किसी ईरानी ग्रुप को इन्वॉल्व नहीं कह रहे। वो ख़ास तौर पे ये नहीं कह रहे कि ईरान का कोई ग्रुप इन्वॉल्व है, बल्कि वो लोग मौजूद हैं। लेकिन डिप्लोमेसी में सिलेक्शन ऑफ वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब आप कोई इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सारी बातें उन्होंने ईरानियन प्रेसिडेंट को आगाह कर दिया होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ का भी जो शाह महमूद कुरैशी से बातचीत हुई है उसके बाद उनका भी ये कंसर्न सामने आया है। लेकिन मेरा ख्याल है सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स में एहतियात की ज़रूरत होती है। इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन जिस तरह हसन साहब कह रहे हैं, वैसे कोई इसमें हर्ज नहीं है इस चीज़ में। लेकिन अगर आप ये नहीं भी कहते और जनरली कहते कि दोनों ममालिक के दरमियान इस चीज़ पर इत्तेफाक राय हुआ है कि एक दूसरे की सरजमीन जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी, तो ये ज़्यादा बेहतर सिफारती जुमला होता बनिस्बत इसके कि जो बात उन्होंने की है। जुमले के हवाले से एहतियात की जा सकती थी मज़हर साहब, लेकिन बैरूनी मुल्क के जो दौरे वज़ीर आज़म के रहे हैं उसमें जो कुछ वो बातें कह जाती हैं उसके बारे में एक्सप्लेनेशंस देना पड़ती हैं, तो ये स्टेटमेंट उनमें तो नहीं शामिल होती? देखिए अगेन मैंने कहा कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो ईरानी सदर के साथ बैठकर उन्होंने की है, तो इसका मतलब ये है कि पहले ये एक अंडरस्टैंडिंग या तो हो गई होगी, मैं इसमें बिल्कुल फाइनल वो नहीं कह सकता कि जी। लेकिन जब हमने ईरानी सदर का जवाब सुना या उन्होंने जो बात की उसमें उन्होंने कोई डायरेक्टली बात नहीं की इस हवाले से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। इसलिए मेरा ख्याल है चूंकि फॉरेन मिनिस्टर ने शाह महमूद कुरैशी साहब ने पहले ही ये बात कर चुके थे शाह महमूद कुरैशी साहब, तो मेरा ख्याल है अगर प्राइम मिनिस्टर अवॉइड करते तो ज़्यादा बेहतर था।
बेहतर होता। ठीक है रीमा, आपके ख्याल में सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स कैसे थे इमरान खान साहब के ख्याल में? अगर ये रियलाइजेशन है दोनों लीडर्स के दरमियान तो उस हवाले से कैसा है, वरना मोहतात रहा जा सकता था? जी अफसर शुक्रिया। मेरा भी यही ख्याल है कि समझ नहीं आती इमरान खान साहब के साथ कि उन्होंने ऐसे ही बात कर दी या क्या वो पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो स्टेट कर रहे हैं, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान ने कभी पहले इस तरह एतराफ़ किया है कि ईरान में जो दहशतगर्दी होती है उसमें जो लोग या जो तंजीमें मुलविस हैं वो पाकिस्तान से ऑपरेट करती हैं। तो अगर उन्होंने सोच समझ के ये बात की है और ये पाकिस्तान की पॉलिसी है तो जैसे हसन निसार साहब कह रहे थे इसमें कोई गलत बात नहीं है। हमें ये जो डिनायल का एक हमें शौक है कि दुनिया के सामने हमेशा ये कहना है कि पाकिस्तान में कुछ बुरा नहीं होता, पाकिस्तान की कोई पॉलिसी बुरी नहीं थी, मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा अब इससे हटना चाहिए हमें। और इमरान खान साहब ने पहले भी जब भारत के साथ इसी तरह की बातचीत होती है तो उन्होंने कहा है कि पास्ट में जो भी पॉलिसी रही हो अब पाकिस्तान कोई जो शख्स या जो तंजीम दहशतगर्दी में मुलविस है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, टॉलरेट नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो इसी तरह अगर ईरान के बारे में भी यही बात की है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। मसला ये आता है कि इमरान खान साहब जब कहते हैं तो उन्हें सराहा जाता है, कोई और यही बात करता है तो उन्हें ट्रेटर कह दिया जाता है या कहा जाता है कि वो पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनकी मदद कर रहे हैं ये बात करके। तो ये एक हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड्स नज़र आते हैं। लेकिन दूसरी बात वही है कि क्या इमरान खान साहब पाकिस्तान की पॉलिसी स्टेट कर रहे हैं या क्योंकि अक्सर वो प्रिपेयर्ड नहीं होते, जो वो बातचीत करते हैं ऐसे ही कह देते हैं, फिर बाद में जैसे आपने भी कहा एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ती हैं, या वैसा कोई मामला है। अगर उन्होंने स्टेट पॉलिसी स्टेट की है तो मेरा ख्याल है बहुत खुशाइन बात है और उस पर अब अमल दरामद भी होना चाहिए। हाँ, ऑप्शन आप ले रही हैं बाबर साहब, ये इसको क्या पाकिस्तान की पॉलिसी समझा जाए प्राइम मिनिस्टर साहब के इस बयान को? जी, पाकिस्तान की ये लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी है और ख़ाली ईरान के साथ नहीं है, बाकी मुल्कों के साथ भी हमारी डिक्लेयर्ड पॉलिसी यही है कि हमारी सरजमीन से कोई ग्रुप्स नहीं ऑपरेट करेंगे किसी और मुल्क में जाके, और अगर हमें कोई बताएगा या हमें पता चलेगा तो हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। ये पॉलिसी हमारी अफगानिस्तान के साथ भी है, इंडिया के साथ भी है और ईरान के साथ भी है। सो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने आज कोई नई बात कही है, पहली बात। दूसरी बात यह कि जब हम बात करते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स की तो उस वक्त इल्ज़ाम रियासत पे उस सूरत में लगता है कि इल्ज़ाम ये हो कि स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स को प्रोटेक्ट कर रही है या स्टेट अपने नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट कर रही है नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू। और ये वो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें इंडिया के साथ कभी हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, कभी किसी हद तक अफगानिस्तान के साथ भी आता है जब गवर्नमेंट्स पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली नहीं होती। ईरान के साथ तो भी ऐसी बात नहीं है, हम दुश्मन मुल्क के साथ तो बात नहीं कर रहे, हम एक हमसाया मुल्क के साथ जिसे हम अपना दोस्त मुल्क समझते हैं हम उनके साथ बात कर रहे हैं। सो अगर पाकिस्तान के अंदर एक अटैक हुआ तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने कहा कि ईरान से ओरिजिनेट हुए हैं वो लोग जिन्होंने ये टेररिस्ट अटैक किया है। इसी तरह ईरान भी पब्लिकली ये बात पाकिस्तान को कह चुका है और हमने एक दूसरे को उस वक्त अटैक नहीं किया। हमने कहा जी बिल्कुल अगर ऐसी बात है, जाहिर है बॉर्डर एरियाज हैं, उसमें कई दफ़ा ना चाहते हुए भी सैंक्चुरीज बनी होती हैं, आप कोऑर्डिनेटेड एक्शन कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन है कि आप कहें कि जी बिल्कुल आप इंफॉर्मेशन शेयर करें, आप अपने साइड से एक्शन करें, हम अपने साइड से एक्शन करेंगे। हमारी अमेरिका के साथ यही कॉन्वर्सेशन अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी होती रही थी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। सो उस लिहाज से भी मुझे इसमें कोई एतराज नहीं लगता। जो रीमा ने तीसरी बात की वो प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि बाकियों के ऊपर इल्जाम तराशी होती रही कि किसी प्राइम मिनिस्टर को यह बात कहने की इजाजत है, किसी को नहीं, वहां से झगड़ा स्टार्ट होता है। और आज ऑपोजिशन पार्टीज की या पीएमएलएन के सपोर्टर्स की भी वही हिपोक्रेसी हमें नजर आ रही है जो पीटीआई की होती थी जब नून लीग हुकूमत में थी, कि आज वो इसे चला रहे हैं और इसे वही रंग देना चाहते हैं कि ये ट्रेटर है हमारा मुल्क का वजीर आजम जो एक दूसरे मुल्क में बैठ के ये बात कर रहा है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर है, सिविलियन अथॉरिटी है उसके पास, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, अगर कर रहा है तो बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है इसमें। हाँ, का ऑप्शन आप ले रहे हैं। न्यायी साहब, पाकिस्तान जिस बात को ऑफिशियली डिनाई करता रहा है, अगर वजीर आजम ने रियलाइजेशन के तहत भी ये बात की है तो क्या ये खुशाइन बात है? देखिए अफसर, मैं कोई इसको ज़्यादा जो है बुरा तो नहीं समझता हूँ, क्योंकि जब देखें चंद दिन पहले ही हमने वजीर आजम का जब दौरा जो था, मेरा ख्याल है कि वो अभी 2-3 दिन रह गए थे कि हमने ईरान को ऑफिशियली इन्फॉर्म किया, लेटर लिखा। तो इस तरह का लेटर जो है वो मुलतवी भी किया जा सकता था, लेकिन क्योंकि वो वाक़े के 3-4 दिन बाद ये लेटर हमने भेजा कि ये आपके एहतजाज किया कि
इस ग्रुप ने जो कोस्टल हाईवे पे हमला किया या कौन से रास्ते से और कहाँ से नहीं किया। लेकिन इससे भी ज़्यादा गंभीर हम काम कर चुके हैं। जब ईरानी प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए कोई 1.5-2 साल पहले, तो हमने उसी वक्त कलभूषण का मामला उठाया और फिर जो एम्बेरसमेंट हुई और जो वॉर चली और बताया गया कि जी आपने बात हुई है और हमारे उस वक्त आर्मी चीफ की जनरल रईस साहब की रूहानी से उन्होंने डिनाई किया और एक कंप्लीट मेस, इतना बड़ा ऑफिशियल टूर और इतना एम्बेरस किया हमने अपने आने वाले गेस्ट को, तो हमने तब भी उठा दिया था। इमरान ने तो, मेरा ख्याल है कि इमरान खान ने जो बातें की हैं उसकी तो मैं उसको बड़ी गुंजाइश देता हूँ। मैं हसन साहब से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ये गुंजाइश है। लेकिन ये देखिए, ये दोनों एक जो ऑपरेट कर रहे हैं बलूचिस्तान से, हमारे बलोच जो है उधर से पाकिस्तानी ऑपरेट कर रहे हैं, और वो जुंदुल्ला जो थी वो अब वो कम हो गई, नाम उसे तब्दील कर रहे हैं, वो यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन मत भूलें कि ईरान जो है लंबे अरसे के लिए दहशत गर्दी का सबसे बड़ा जो सिंगल कंट्री विक्टिम रहा है वो ईरान रहा है, और 79 से इनके खिलाफ शुरू हुआ। वजीर आजम 81 में मरवा चुके हैं, पार्टी लीडरशिप के हेडक्वार्टर तबाह हुआ, और 50-60 उनके टॉप लीडर जिनमें चीफ जस्टिस का बड़े बड़े लीडर, प्राइम मिनिस्टर दोबारा इसमें भी शदीद जख्मी हो गया उस वक्त का। और पिछले दिनों से लेके पिछले साल एक मार्च पास के ऊपर हमला हुआ जो इनकी गार्ड का, वहाँ ये उड़ गए। तो ईरान का जो दहशतगर्दी है, मैं उसको दुनिया में सबसे बड़ा विक्टिम समझता हूँ। इराक को चढ़ा दिया गया पूरे अरब ममालिक के साथ, 6-7 साल उनके लाखों बंदे शहीद किए गए, उनको किया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ईरान के ऊपर जो प्रेशर है, और फिर पिछले सालों से ईरान की इस खिलाफ जितनी दहशतगर्दी है, थोड़ी सी दाइश ने की है वेस्टर्न साइड से, लेकिन 90% 80% ईस्टर्न साइड से और सदर्न साइड से, समुद्र की तरफ से और बलूचिस्तान की तरफ से हुआ है, और उनका बड़ा लेजिटिमेट कंसर्न है, और हमारा भी बड़ा लेजिटिमेट कंसर्न है। और वज़ीर आज़म ने जो कहा है सही कहा है, ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं। यहाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं। साफी साहब, आप कैसे देख रहे हैं इमरान खान साहब के इस बयान को? देखिए, हमारे और ईरान के मामलात बड़े सेंसिटिव है, और जब भी हमें ज़ुबान खोल के तबसरा करना हो तो उन सेंसिटिविटीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए। एक तो दोनों पड़ोसी और इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ हक़ाइक़ भी हैं। हक़ाइक़ एक तो ये है कि ईरानी सरज़मीन किसी न किसी शक्ल में हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, और हमारी सरज़मीन किसी न किसी शक्ल में उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई है और शायद हो रही है। दूसरा, हमारा बदतरीन मुखालिफ हिंदुस्तान, वो ईरान का स्ट्रेटिजिक पार्टनर और क्लोज़ एलाए है, और ईरान का बदतरीन मुखालिफ सऊदी अरब, वो हमारा क्लोज़ एलाई और स्ट्रेटिजिक पार्टनर है। फिर ये भी है कि ईरान ने पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब चाबहार की बंदरगाह, उसमें वो इंडिया को ले आया है, और पाकिस्तान अब बलूचिस्तान में और गवादर में सऊदी अरब को ला रहा है। तो ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में ये प्रॉक्सी वार वो मज़ीद भी गर्म हो। अच्छा, फिर सरज़मीन के इस्तेमाल की किसी के ख़िलाफ़ उसकी मुख्तलिफ़ नोयतें होती हैं। एक ये कि वो सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है, लेकिन क्या वो उस स्टेट की सरपरस्ती में हो रही है या कि नहीं, उस सरज़मीन पे ख़ुद उस स्टेट की गिरफ्त इतनी मजबूत नहीं है कि वो किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकती है। अब उसमें अगर आप देखा जाए तो बलूचिस्तान के अंदर बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना है, और उसके बरक्स ईरान की जो सरज़मीन है, ईरानी सरज़मीन जितनी भी है उस पर ईरानी हुकूमत की गिरफ्त बहुत ज़्यादा मजबूत है। उनके इंटेलिजेंस का निज़ाम भी, उसका मुआशरती साख्त भी, वो सारी चीज़ें उनकी बड़ी मजबूत है। तो अगर सरज़मीन इस्तेमाल हुई भी है तो उसमें एक ये फ़र्क कि क्या वो स्टेट की सरपरस्ती में इस्तेमाल हुई है या स्टेट की मर्ज़ी के ख़िलाफ़। हमारा ये बावर भी हम करते हैं, और ये हमारा है कि अगर पाकिस्तानी सरज़मीन कभी इस्तेमाल हुई भी है तो वो पाकिस्तानी स्टेट की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई है। अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एतराफ़ किया है, दूसरा ये कि कोई ग्रोह आके आपकी सरज़मीन को इस्तेमाल किया और फिर उधर चला गया, वो ईरानी एलिमेंट है। मसलन इससे पहले अगर जैश-उल अदल के लोग थे, या उससे पहले अगर रीगी था, तो रीगी वैसे तो थे उस मुल्क के, इल्ज़ाम उन पे पाकिस्तान का लगता रहा। बाद में पता चला कि वो काबुल में थे और वहाँ से यूएई जा रहे थे, रास्ते में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। भी होती है, आप कह रहे हैं मेरे ख्याल में इस्तेमाल होने की नहीं। अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उधर जाके एतराफ़ किया है,
प्राइम मिनिस्टर साहब ने जाके जो एतराफ़ किया है उसके कुछ दूसरे मानी निकलते हैं कि जैसे उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान बेस्ड ग्रो। अब ये हमारी बदकिस्मती है कि पता नहीं प्राइम मिनिस्टर को कोई ये क्यों नहीं समझाता कि इस तरह के मौके पे आप लिखी हुई तकरीर किया करें। पहले अफ़गानिस्तान के मामले में भी उन्होंने गैर मुहतात अल्फाज इस्तेमाल करके मुश्किलात पैदा कर दी। वो लिखी हुई तकरीर भी नहीं करता और पॉइंट्स भी नहीं रखता और इसी तरह गैर मुहतात। ठीक है, माजी में वो तनकीद करते आए लिखी हुई तकरीरों के ऊपर। 4 हाँ के ऑप्शंस हैं, 2 नहीं के ऑप्शन हैं। एक और इशू है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 8 माह बाद विफाकी काबीना में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़ की। साबिक विफाकी वजीर खजाना असद उमर साहब की तब्दीली भी इसी में शामिल है। असद उमर ने मजीद काबीना का हिस्सा ना बनने का भी ऐलान किया है। ताहम मामला यहीं पर ख़त्म नहीं होता। हुकूमती पार्टी में 2 गिरोहों की चपकलिश काफ़ी अरसे से खबरों की जीनत बन रही है और ये शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन के गिरोह हैं। कहा यह जा रहा है कि विफाक के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा काबीना में भी बड़े पैमाने पर तब्दीलियां आएंगी। हमारा सवाल इस तरीके से होगा, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि अगर सब कुछ जहांगीर तरीन ने करना है तो क्या हम आलू चने बेचने आए हैं? तहरीक इंसाफ के गिरोहों में मौजूद बाहमी चपकलिश में हावी कौन सा ग्रुप रहेगा? जहांगीर तरीन ग्रुप या फिर शाह महमूद कुरैशी का ग्रुप? सबसे पहले हम सलीम साफ़ी साहब की तरफ जाएंगे। साफ़ी साहब, आप क्या समझते हैं? पैसे किस ग्रुप के पास ज्यादा है? आप मुझे एक जवाब दे दें। आप खुद ही बताएं। साफ़ी साहब आपको ज्यादा पता होगा। मैं बता देता हूँ। हाफिज न्याजी साहब जवाब दे, पैसे किस ग्रुप के पास ज्यादा है? और फुकरा कौन है? शाह महमूद, जो कभी फकीर भी है और फुकरा भी है। ठीक है, कप्तान की नजर करम जो है जहांगीर तरीन पे है। अच्छा, तो फिर मेरे ख्याल में जहांगीर तरीन ग्रुप ही जीतेगा। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ अरसे बाद इमरान खान समेत ये सब आलू चने बेचेंगे। ऐसा क्यों लगता है आपको साफ़ी साहब? जी, ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा हर किसी को लगता है। जो कुछ हो रहा है तो ये मुल्क कैसे चलेगा इस तरह? ठीक है हसन साहब, जब गवर्नर पंजाब इस तरह का बयान दे रहे हैं कि अगर सब कुछ जहांगीर तरीन साहब ने करना है तो हम क्या करने आए यहाँ, इस सूरत हाल में आपको कौन सा ग्रुप बाजी ले जाता हुआ नजर आ रहा है? यार, ग्रुप की बाजी तो आप छोड़ो। मुझे चौधरी सरवर का टिपिकल स्टाइल है तो वो मुझे अच्छा लगा, जवाब अच्छा लगा मुझे। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और आपने उसको उर्दू तर्जुमा करके उसका बेड़ा गर्क कर दिया। देखो, बात सुनो, एक बात है थंब रूल। आई एम अ वेरी हम्बल स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। ये जो साफ़ी साहब ने कहा वो तो एक टिपिकल जर्नलिस्ट का वो है, एक क्या कहना चाहिए, डायसेक्शन है। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट डेथ बेड पे था, बिस्तर मर्ग पे। उसके वन ऑफ हिज जनरल्स, में उसका नाम भूल रहा हूँ, उसने कहा कि अलेक्जेंडर, दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत तुम किसके लिए छोड़े जा रहे हो? तो वो नौजवान था, ही वॉज वेरी यंग, ही स्माइल्ड और बड़े तकलीफ में उसने मुस्कुराते हुए, तकलीफ में, अजियत में कहा कि मैं ताकतवर तरीन के लिए छोड़ रहा हूँ। अब ताकतवर तरीन, जहांगीर तरीन, ये हिसाब किताब आप लगाते रहे, मेरा शुबा नहीं है, क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी कोई रिपोर्टिंग नहीं की। ठीक है, ताकतवर तरीन के लिए ये थंब रूल है दुनिया का। जो तगड़ा होगा, नहीं, कत्तन गलत। हावी वो होगा जो हैवी वेट होगा, और उसकी कई सूरतें हैं। अभी वो साफ़ी साहब पूछ रहे थे पैसा किसके पास ज्यादा है, फलाना टमकाना, इस सबको इकट्ठा करके इसका कॉकटेल बनाएं, फिर देख लें, आपको पता लग जाएगा। ये मैं तो हैवी वेट कौन है, बता दें हसन साहब। मेरा रिपोर्टिंग का बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए आई डोंट नो। ऑप्शन आप कोई नहीं ले रहे, आप भी इस्तेमाल कर लिया करें ना, और लेट्स ट्रस्ट आवर व्यूअर्स। ग्रुप का पढ़ना वाजे है, आवाम के लिए बता दें। कॉमन सेंस पता नहीं, जब फैसला होना है उस वक्त कौन ताकतवर हो। अब सा एक मिनट, जो ताकतवर होगा, ठीक, ये भी तारीख से खाती है हमें। अब साहब मैं बताता हूं, ये फैसले ऐसे नहीं होते। बताता हूं हसन साहब, जब बिल्कुल फैसला कौन मरहले में मामला होगा तब कौन ताकतवर होगा। ठीक है साफ़ी साहब। देखिए, हसन साहब को मुझसे ज़्यादा पता है, लेकिन वो मुरव्वत में शायद बता नहीं रहे। देखें,
इमरान खान साहब वो जहांगीर तरीन के साथ है। ये पिछले दिनों वज़रा ने जितने उसके ख़िलाफ़ बयान दिए, शाह महमूद सब इमरान खान के कहने भी दिए। जुल्फ़ी बुखारी उनके साथ है, मुराद सईद उनके साथ है, फैसल वाडा उनके साथ है, नईमुल हक उनके साथ है। सबसे बड़ी बात ये कि बुशरा बीबी उनके साथ है। तो ये, और उनको तरीक़ा आता है, उनको पैसा खर्च करना आता है, उनको मैनेज करना आता है, और इससे पहले जितने भी कॉन्फ्लिक्ट आए हुए हैं उसमें वो प्रिवेल कर गया है। वो असद उमर की छुट्टी वो भी उसका मुखालिफ था, बाकी ये शाह महमूद कुरैशी की भी। तो इसलिए ताकतवर तरीन भी जहांगीर तरीन है, जीतेगा भी वही। और दूसरा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सेलेक्टर्स भी उनसे ज़्यादा मुतासिर है और इनसे नहीं। अभी आप देखें वो टास्क फोर्स सारी चीज़ें जहांगीर तरीन को दे दी गई, पार्टी वो चला रहे हैं। ये चौधरी सरवर को कौन लाया है? चौधरी सरवर को आलू चन्ने के लिए एकोमोडेट सारा जहांगीर तरीन ने किया, इस मुकाम तक पहुंचाया उसको जहांगीर तरीन ने। सही। न्यायी साहब, जो शेख रशीद साहब गुफ्तगू कर रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में कुछ इमेच्योर लोग बैठे हैं, मैं सोच रहा हूं कि मैं वहां इमरान खान से ज्यादा मिलने के लिए जाया करूं। तो वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं और सवाल के जवाब में क्या ऑप्शन लेंगे आप? देखिए जी, शेख रशीद साहब तो मेरे नज़दीक खुद बड़े इमेच्योर हैं, भले से वो अपने आप को कितना उनको मानो। जो बंदा बार बार जब कहता है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, तो ये मुस्तफ़ा खर साहब का एक ये वतीरा होता था। तो और मैं हमेशा उनको दुनिया का सबसे बड़ा झूठा समझता हूँ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जी हसन साहब का जवाब, साफ़ी साहब का जवाब वो एक ही था कि ताकतवर तरीन जहांगीर तरीन। कल ये तहरीक इंसाफ के एक बहुत बड़े रहनुमा, मैं नाम नहीं लेता हूँ, तो मुझे मिले और हमने डिनर भी इकट्ठा किया। तो वो एक शिकायत कर रहे थे कि इमरान खान साहब तक रसाई मुमकिन नहीं है। तो मैंने उन्हें कहा कि ज़रा मुझे अपनी बैंक अकाउंट टटोल दो, तुम्हारे पास पैसे कितने हैं। तो मैं उन्होंने कहा जी कि वो तो मेरे पास मुनासिब है, लेकिन बहरहाल मैंने कहा फिर इमरान खान साहब तक रसाई के लिए इस वक्त आपकी जेब में 5, 10, 15, 20 अरब फालतू होने चाहिए। साफ़ी साहब ने बिल्कुल सही तशख़ीस की है कि जो पैसे वाले उनके करीब है। मुझे इसमें कोई बात नहीं है कि शाह महमूद कुरैशी की कोई हैसियत नहीं। और फिर गवर्नर सरवर साहब, जिनको मैं बहुत अच्छी हाई स्टीम में रखता हूँ, मैं समझता हूँ इंतहाई समझदार आदमी है। जब शामिल हुए थे तो मेरा ख्याल था तहरीक इंसाफ में इंतहाई अच्छा और माकूल इजाफा हुआ था, और मुझे खतरा पड़ गया था कि इमरान खान साहब इनको इस्तेमाल करेंगे तो तहरीक इंसाफ कहीं बेहतर ना हो जाए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उन्होंने पहले दिन से उनको खुडे लाइन लगाया। और जो गवर्नरी दी है अफसा, ये उनको खुडे लाइन लगाने के लिए दी गई है। जहांगीर तरीन के साथ शाह महमूद कुरैशी हो या सरवर साहब हो, ये कई दफ़ा लड़ चुके हैं और जंग लड़े बगैर ये जो है ना, जिसको कहना चाहिए कि पूरा मुकाबला हुए बगैर ये हार गए हैं। मुकाबले को सोचा है तो जहांगीर तरीन की एक बात मैं ज़रूर तबसरा कहूँगा, काली उन्होंने कही है कि मैं और असद उमर जो हैं पिछले 8 साल से स्टेटस को का मुकाबला कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे कहते हैं कि अखू अन्ही ते ना नूर भरी, यानी कि आंखों से अंधी, बिनाई से महरूम, और नाम नूर भरी, कि मैं स्टेटस को के खिलाफ हूँ। जो बंद इनसाइड ट्रेडिंग करता रहा हो, जिसने अपने कज़न के साथ कारोबार किया उनको कंप्लेंट्स हो, जैसे अपने सालों के साथ ब्रदर लॉ के साथ कारोबार किया हो उन्होंने पहले इल्ज़ाम लगाया हो, जिन्होंने यूनाइटेड शुगर कैसे हत्याई हुई, क्या इल्ज़ाम है, जिनके ऊपर हर तरह का इल्ज़ाम लगा हुआ है और जिनको पता है कि कैसे बनाई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चंद दिन पहले वो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट जो है, जिनको इनको एग्रीकल्चर दे दी गई है कि 25,000 का मालिक है। पिछले दिनों पिछले दिनों इनके पावर प्लांट को थ्रू कर दिया गया, उसका नोटिफिकेशन हो गया। बाबर सत्तार साहब, अगर ये धड़ेबंदी वाला मामला मजीद पुख्ता हो जाता है, जहांगीर तरीन साहब ही हावी रहते हैं, जिससे अभी तक हमारे तजियाकारों की राय सामने आ रही है, तो फिर उसके क्या नताइज निकल सकते हैं इमरान खान साहब के लिए? देखिए, मेरे लिए धड़ेबंदी वाली चीज़ तो बिल्कुल इरेलेवेंट है, और हर पार्टी के अंदर धड़े होते हैं और उनका अपना चलता रहता है थोड़ा बहुत। मेरा ख्याल है जो ज़्यादा बुनियादी बात है वो ये है कि ये जो एक्सपेरिमेंट अभी चल रहा है एज विद इमरान खान एंड PTI इंचार्ज, ये एक्सपेरिमेंट कब तक चलेगा? और ये धड़े छड़े वाली बात तो ये गॉसिप की उसमें आ जाती है कि ये गॉसिप लगती है। देखिए, एक टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट इस वक्त एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के नीचे इंस्टॉल हुई है और चल रही है, और आप अगर ये डिटर्मिन नहीं करेंगे कि इस का कैप्टन कौन है इस शिप का, या तो आप इन्हें चलने दें। एक सिविलियन गवर्नमेंट आपने इंस्टॉल की इस मुल्क में, वो चल रही है, उसकी एक बेस है, उन्हें अपने फैसले कर लेने दें, उन्हें गलतियां कर लेने दें, और फिर लोगों को फैसला कर लेने दें कि ये चल सकती है या नहीं चल सकती।
लेकिन ये इंटरवेंशन अगर हो, क्योंकि असद उमर साहब के जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठा और अक्रॉस द बोर्ड लोग ये सवाल उठाते रहे कि क्या इमरान खान वाकई इन्हें फारिग करना चाहते थे या अपनी इज्जत बचा रहे हैं अब और ये कह रहे हैं कि मैं रीशफल करूंगा और मैं ये करूंगा और वो करूंगा। तो आप इस मुल्क को कैसे चलाना चाहते हैं? सो मेरा ख्याल है ये बुनियादी सवाल है। ये सवाल नहीं है कि कौन सा धड़ा जीतेगा। अगर ये डूबेंगे तो ये सारे एक साथ ही डूबेंगे। और ये उसी तरह की बात है जिस तरह पीएमएलएन के अंदर कहते थे कि जी एक ग्रुप वो है जो चाहता है लड़ाई करे, दूसरा ग्रुप ये कहता है इनमें से कौन सा हावी होगा, कौन सा। भाई गई तो सारे चले गए ना, और वो सारे अब जेलों के चक्कर काट रहे हैं। ठीक, धड़ेबंदी सेकेंडरी बात है। सूरत हाल में आपके ख्याल में ऑप्शन आप कोई नहीं ले रहे। मजहर अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं? मेरा ख्याल है उस्मान बुज़दार का ग्रुप सबसे ताकतवर है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने इमरान खान का हाथ थामे हुए है और इस लड़ाई का अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो वो उस्मान बुज़दार को हो रहा है और वो होता रहेगा। आज भी आप देखें कि आज भी फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा सारे MPs ने उन पर एतमाद का इजहार किया है। अब उन्होंने ये बात ऐसे ही तो नहीं की होगी, यकीनन इमरान खान ने उनको ये बात बावर कराई होगी कि उस्मान बुज़दार का जो टिल्ट है इस वक्त इमरान खान का वो क्लियरली उस्मान बुज़दार की तरफ है। इसलिए कि इमरान खान को ये पता है कि अगर इस वक्त ये इस सिस्टम को छेड़ने की कोशिश करेंगे तो ये जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी के झगड़े बढ़कर और खुलकर सामने आ जाएंगे। इसलिए बहुत से लोग ये बात कह रहे हैं और पिछले कई दिन से ये स्पेकुलेशन चल रही है कि पंजाब में तब्दीली आ रही है। मैं ज़ाती तौर पे, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस्मान बुज़दार तब्दील होने जा रहे हैं। मुझे यही लगता है कि और ये जिस तरीके से इंटरव्यू भले आप करते रहें, आप जहांगीर तरीन कुछ कह लें मगर साहब, लेकिन वजीर इत्तलात मुशीर इत्तलात का ये जो बयान है वो इतनी ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस वैसे भी कम हो जाती है क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने भी बहुत बरमला कहा था कि कोई तब्दीली इस किस्म की नहीं होने जा रही और हो गई उसके बाद। नहीं, देखिए इस वक्त तो उन्होंने आज की बात की है ना कि आज असेंबली के मेंबरान ने उन पर एतमाद का इजहार किया है, MPs ने, जो भी है। लेकिन इस और ये चीज़ देखिए, जहांगीर तरीन वैसे इमरान खान के हमेशा से करीब रहे हैं, यानी जस्टिस वजीउद्दीन की कुर्बानी दे दी इमरान खान ने। इलेक्शन कमीशन पूरा ख़त्म हो गया, PTI से इलेक्शन प्रोसेस ख़त्म हो गया और सिर्फ इस वजह से कि वो जहांगीर तरीन और अलीम खान के ख़िलाफ़ बात की थी। उसके बाद तस्नीम नूरानी ने इलेक्शन करवाने की कोशिश, वो सब खत्म हो गया। तो वो जो इमरान खान का एक सॉफ्ट कॉर्नर और एक इत्तेहाद है वो जहांगीर तरीन की तरफ है, लेकिन अल्टीमेटली इमरान खान ने ही फैसला करना होता है। और इसीलिए उस्मान बुज़दार सबसे ताकतवर इसलिए नजर आ रहे हैं कि उन्हें पता है कि मुझसे जो टक्कर ले रहा है या मुझे जो कन्फ्रंट करेगा वो दरअसल इमरान खान से कन्फ्रंट कर रहा है। ठीक है रीमा, आप क्या समझती है कौन सा ग्रुप हावी है? तो आप फिर उस लिहाज से आप तरीन का ही रखें ना, जहांगीर तरीन का। बिल्कुल बिल्कुल, जहांगीर तरीन साहब का ही लिखा हमने। अफसर, जो इंटरव्यू है ये चौधरी सरवर का, मेरा ख्याल है थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड भी कर रहे हैं और मीडिया में भी हो रहा है। उन्होंने एतराफ़ नहीं किया कि जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है वो ज़्यादा ताकतवर है। उन्होंने बल्कि क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा अगर वो आप कह रहे हैं कि वो इतने ताकतवर हैं तो हम सब क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक तरह से उन्होंने क्वेश्चन किया और कॉन्ट्रडिक्ट किया जहांगीर तरीन साहब की जो पावर है उसको। लेकिन उन्होंने एतराफ़ इस बात का ज़रूर किया कि 2 धड़े हैं पार्टी में और वो सब इमरान खान साहब को मुतासिर करने की कोशिश करते हैं। ये मेरा ख्याल है क्रक्स था उस इंटरव्यू का। लेकिन मेरा ख्याल है एक तरह से वो डिनायल में ही हैं, या वो जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप है वो बहुत क्लियरली ज़्यादा ताकतवर है। और एक बुनियादी वजह इसकी ये है कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह यहाँ पे पॉलिटिक्स होती है और ख़ास तौर पे आजकल हो रही है, उस लिहाज से जहांगीर तरीन साहब एक बहुत इफ़ेक्टिव और कॉम्पिटेंट पॉलिटिशियन है और इमरान खान साहब उन्हें जो भी टास्क देते हैं वो पूरी करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, पर्सनल हो, इंडिपेंडेंस को पार्टी में लाना हो। जो गवर्नमेंट आज PTI की है, ये कहा जा सकता है कि वो जहांगीर तरीन साहब ने ही बनाई है, एक तरह से उनकी पार्टी, उनकी गवर्नमेंट है। तो इन सब वजूहात की बुनियाद पे मेरा ख्याल है वो ज़्यादा ताकतवर हैं और इमरान खान साहब उनकी ज़्यादा सुनते हैं। इसमें 2 राय मुश्किल ही है। जहांगीर आपके ख्याल में ज़्यादा ताकतवर है ग्रुप? हमारे तमाम तजियाकारों ने इस पे जहांगीर तरीन ग्रुप का ही ऑप्शन लिया है। बाबर सत्तार साहब ने और हसन साहब ने बाकायदा कोई इस पे ऑप्शन नहीं लिया। आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए शुक्रिया। इजाज़त दीजिए नाजरीन, खुदा हाफिज़।